हमारी आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो प्रकरण है वो है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध क्षेत्र। वैसे तो हमने हमारे पहले वाले वीडियो में हिंदी के विविध क्षेत्रों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की है, लेकिन आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्रों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हिंदी अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त हो रही है। उसके अनेक रूप उभर कर सामने आ रहे हैं। विभिन्न व्यवसायों और कामकाज के लिए सेवा माध्यम के रूप में प्रयोग होने पर प्रयोजन मूलक भाषा के अनेक रूप प्रकट हो रहे हैं, जिससे प्रयोजन मूलक हिंदी की उपयोगिता एवं लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है और अनेक क्षेत्रों में जो ये प्रयुक्त हो रही है। तो इसका पहला जो क्षेत्र है वो है कार्यालय हिंदी। कार्यालय हिंदी से हमारा अभिप्राय है प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी। इसे कार्यालय हिंदी इसलिए कहा जाता है कि यह सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों से संबंध रखती है। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्यालय मिलते हैं। पहला है सरकारी कार्यालय, दूसरा है अर्ध सरकारी कार्यालय और तीसरा है निजी संस्था या व्यक्तिगत कार्यालय। औद्योगिकरण एवं भूमंडलीकरण के फलस्वरूप अनेक कार्यालयों का जन्म एवं विकास हुआ। आज कार्यालय के बिना किसी भी कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी को विशेष महत्व एवं प्रोत्साहन मिला है। कार्यालय में हिंदी का प्रयोग करने के लिए अनुवाद की पर्याप्त सहायता भी ली गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि कार्यालय हिंदी के विकास में अनुवाद की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कार्यालय हिंदी के स्वरूप पर यदि हम दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि इसमें प्रशासन में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी शब्दावली का प्रयोग और एक विशेष प्रकार की वाक्य संरचना हमें दिखाई देती है। जैसे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। दूसरा उदाहरण है मामला अभी विचाराधीन है। अगला उदाहरण है इसे तत्काल लागू करें। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि यहाँ कर्तव्य के स्थान पर कर्मवाच्य संरचना का प्रयोग किया गया है। तकनीकी शब्दों का कार्यालय भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे पावती, गोपनीय, विचाराधीन, अग्रेषित आदि। प्रयोजन मूलक हिंदी का जो अगला क्षेत्र है वो है वाणिज्यिक हिंदी। वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रयोजन मूलक हिंदी का वाणिज्य एवं व्यापार के क्षेत्र में भी काफी प्रयोग किया जा रहा है। वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में प्रयोजन परक हिंदी का व्यवहार पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। इस क्षेत्र की शब्दावली एवं शैली काफी हद तक परंपरागत है। बाजार समाचार के कुछ जो उदाहरण आपको बताती हूँ, जैसे जेवराती सोने में 100 रुपए की तेजी, खाद्य तेल लुढ़के, चीनी स्तर और चना मजबूत, गेहूं के भाव टूटे या जीरा फिर भड़का। उपयुक्त उदाहरणों में लुढ़कना, स्थिर, मजबूत, टूटना आदि शब्दों और क्रियाओं का अपना एक विशिष्ट अर्थ है। अगला जो क्षेत्र है वो है विधि के क्षेत्र में हिंदी। विधि या कानून के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग एवं व्यवहार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हिंदी में विधि शब्दावली का निर्माण भी किया गया। न्यायालयों में या तो अंग्रेजी का वर्चस्व है या फिर अरबी फारसी मिश्रित हिंदी का प्रयोग दिखाई देता है। प्रयोजन मूलक हिंदी का जो अगला क्षेत्र विज्ञान का क्षेत्र है।
विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत जिस हिंदी रूप का प्रयोग किया जाता है वह वैज्ञानिक हिंदी के स्वरूप के अंतर्गत आता है। विज्ञान के क्षेत्र में रसायन, भौतिकी, वनस्पति शास्त्र, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, चिकित्सा विज्ञान आदि प्रमुख हैं। विज्ञान की अपनी शब्दावली, वाक्य संरचना तथा विशिष्ट अभिव्यक्ति होती हैं। वैज्ञानिक भाषा का स्वरूप आमतौर पर विवरणात्मक होता है। किसी वस्तु, व्यक्ति या विषय के बारे में सूचना देना ही इसका उद्देश्य होता है। अगला जो क्षेत्र है प्रयोजन मूलक हिंदी का, उसमें हम देखते हैं वो है जनसंचार का क्षेत्र। जनसंचार माध्यमों में विशेष रूप से समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन एवं फिल्मों ने हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार किया है। जनसंचार के विविध माध्यमों का विभाजन अगर हम करें तो वो इस प्रकार से है, जैसे मुद्रित सामग्री में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, विज्ञापन आदि। अगला है रेडियो। दृश्य सर्वे साधन जिनमें टेलीविजन, फिल्म, वीडियो आदि को सम्मिलित किया जाता है। लोक माध्यम के अंतर्गत लोकगीत, लोक नृत्य, नौटंकी, कठपुतली, सामूहिक गायन आदि आते हैं। मौखिक के अंतर्गत व्यक्तिगत संपर्क और सार्वजनिक सभाओं को हम ले सकते हैं। क्षेत्रीय प्रचार में अगर देखें तो फिल्म, सिनेमा, स्लाइडें और मुद्रित सामग्री होती है। इन सभी जनसंचार माध्यमों का मूल उद्देश्य जनता को जानकारियां देना, उन्हें शिक्षित बनाना और जनता का मनोरंजन करना होता है। सूचना एवं प्रसारण के कार्यों हेतु मीडिया के सभी माध्यमों में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रचलन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला हिंदी का जो क्षेत्र है वो है बैंक के क्षेत्र में हिंदी। आधुनिक व्यापार और वाणिज्य में बैंकों की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश लेन देन बैंकों के माध्यम से ही होता है। आम आदमी के जीवन में बैंक एक अनिवार्य अंग है। व्यक्ति को बचत खाता, विभिन्न प्रकार की अदायगी, ऋण लेने आदि के लिए भी बैंक से संपर्क करना पड़ता है। अतः बैंकों के काम में हिंदी का पर्याप्त प्रचलन है। बैंक भी हिंदी सप्ताह मनाकर हिंदी भाषा को प्रोत्साहन कर रहा है। उनके फॉर्म और कागजात अक्सर द्विभाषी होते हैं। बचत खाता, जमा पर्ची, आदेश पत्र, चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि के फार्मों में समस्त बैंक हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। अगला जो क्षेत्र है वो है तकनीकी क्षेत्र। तकनीकी हिंदी का व्यवहार क्षेत्र शिक्षा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन का क्षेत्र है। तकनीकी शिक्षा एवं अनुसंधान में अंग्रेजी के व्यापक प्रयोग के बावजूद हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है। आज उन लोगों की यह धारणा गलत साबित हुई है कि जिन्हें लगता था कि तकनीकी विषय का काम हिंदी में हो ही नहीं सकता। आज भारत सरकार के कई इंजीनियर अपना सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में ही कर रहे हैं। भारत सरकार की समय समय पर तकनीकी विषयों पर हिंदी में संगोष्ठियां आयोजित कराती रही है। तकनीकी के क्षेत्र में प्रयोजन परक हिंदी को विशेष प्रोत्साहन एवं समर्थन मिल रहा है। अगला जो क्षेत्र है वो है विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी। भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो विज्ञापन क्षेत्र के लिए हिंदी की आवश्यकता निर्विवाद है। कहा जा सकता है कि हिंदी नहीं तो विज्ञापन नहीं। विज्ञापनों के 3 माध्यम होते हैं: दृश्य जैसे पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित, श्रव्य रेडियो पर प्रसारित और दृश्य सर्वे टेलीविजन पर प्रसारित। लाखों करोड़ों के हृदय, मन और मस्तिष्क पर हावी होने वाले लक्ष्य,
लिरिल या संतूर जैसे साबुन हो अथवा कोलगेट, सिबाका या पेप्सोडेंट जैसे टूथपेस्ट, सबके सब अपने अपने कारखानों और दुकानों में हिंदी के बिना बंदी बन रहे हैं। कहा जा सकता है कि हिंदी विज्ञापन का अभिन्न अंग है और विज्ञापन का अस्तित्व हिंदी के कारण ही रक्षित है। अगला जो क्षेत्र है प्रयोजन मूलक हिंदी का, वो है प्रशासनिक हिंदी। हिंदी को जब राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली, तब से सरकारी कामकाज में उसको विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई सरकारी नीति तय होती है, नियम बनते हैं, तब उनकी जानकारी संपूर्ण देशवासियों को देना आवश्यक माना जाता है। यह कार्य हिंदी के द्वारा ही संभव है। भारत एवं विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने यहाँ के सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रयोजन परक हिंदी का उपयोग होना हिंदी के उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत है। अगला जो क्षेत्र है वो है साहित्यिक हिंदी। साहित्य की भाषा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। वह आम बोलचाल की सी सरल और सहज भी हो सकती है और बिंब और प्रतीक प्रधान, अलंकारिता तथा वक्रोक्ति प्रधान भी हो सकती है। साहित्यिक भाषा का यह गुण उसे प्रयोजन परक भाषा से अलग करता है। सारांश में कहा जा सकता है कि साहित्यिक हिंदी जहाँ भाव, कल्पना, अनुभूति, व्यंजना और वक्रोक्तिपूर्ण होती है, वहीं प्रयोजन परक हिंदी प्रयोजन सापेक्ष, सीधी और स्पष्ट। शब्दावली की दृष्टि से ही साहित्य की भाषा में कोई सीमा का बंधन नहीं होता है। लेखक शब्दों को उनके पारंपरिक अर्थ में प्रयोग करने के साथ ही उन्हें नए नए अर्थ भी प्रदान करता है। लेकिन प्रयोजन परक भाषा का लेखक भाषा के साथ ऐसी छूट नहीं लेता। प्रयोजन परक क्षेत्रों की शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली होती है, वहीं साहित्य पूर्ण भाषा का शब्दावली होती है, जिसमें शब्दों का अर्थ क्षेत्र विशेष में निश्चित और परिसीमित होता है। अगला जो क्षेत्र है वो है व्यावसायिक हिंदी। किसी व्यवसाय अथवा कार्य क्षेत्र के लोगों द्वारा व्यवसाय या कार्य क्षेत्र के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा प्रयोजन परक भाषा कहलाती है। डॉक्टर, वकील, पत्रकार, वैज्ञानिक, व्यापारी आदि के कार्य क्षेत्रों से संबंधित भाषा के विशिष्ट स्वरूप को प्रयोजन परक या प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है, क्योंकि यह उनके कार्यों अथवा व्यवसाय के विशिष्ट प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल होती है। जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यवहार लाए जाने वाले भाषा रूप के कारण प्रयोजन परक भाषा को व्यवहारिक भाषा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में यह फंक्शनल लैंग्वेजेस कहलाती है। अतः कहा जा सकता है कि प्रयोजन परक हिंदी अथवा व्यवहारिक हिंदी एक दूसरे का पर्याय है। अब हम देखते हैं कि सामान्य भाषा एवं प्रयोजन परक भाषा में क्या अंतर होता है। वैसे तो सामान्य भाषा और प्रयोजन परक भाषा एक ही होती है, परंतु उनकी शब्दावली, वाक्य संरचना आदि अलग अलग होती हैं। इन दोनों ही भाषाओं में होने वाले अंतर को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर है वो ये है कि सामान्य भाषा और प्रयोजन परक भाषा की शब्दावली अलग अलग होती है। दूसरा है दोनों भाषाओं की वाक्य संरचना में अंतर होता है। तीसरा है सामान्य भाषा के शब्द और विशिष्ट भाषा के शब्द भिन्न भिन्न होते हैं। अगला जो अंतर है वो है सामान्य भाषा के मानक रूप के प्रति अधिक सचेष्ट और सावधान नहीं होती, परंतु प्रयोजन मूलक भाषा कार्यालयी वैधानिकता की औपचारिकता से पूर्ण भाषिक
मानकता से संचालित होती है। अगला जो अंतर है, सामान्य भाषा मनुष्य की पहली आवश्यकता होती है, लेकिन प्रयोजन परक भाषा की आवश्यकता उसके बाद में होती है। सामान्य जो भाषा है उसका रूप सहज होता है, जिसे मनुष्य अपने प्रारंभिक जीवन में अनायास ही सीख लेता है। परंतु प्रयोजन परक भाषा एक अर्जित भाषा है, जिसे सायास ग्रहण किया जा सकता है। सामान्य भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सामान्य भाषा का कार्य क्षेत्र, व्यवहार क्षेत्र जहाँ विशाल और व्यापक होता है, वहाँ प्रयोजन परक भाषा का क्षेत्र संकुचित तथा सीमित होता है। सामान्य भाषा में साहित्यिकता के गुण होते हैं, इसलिए वह साधन से साध्य बन जाती है, पर प्रयोजन परक भाषा साहित्यिक से परे होने के कारण केवल साधन के रूप में ही प्रयुक्त की जा सकती है। अगला जो अंतर है वो है, सामान्य भाषा हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को जागृत करती है, लेकिन प्रयोजन परक भाषा मात्र अभिव्यक्ति का सपाट माध्यम भर होती है। प्रयोजन परक भाषा में संवेदना और भावों के लिए कोई स्थान नहीं है। अगला जो अंतर है वो है, सामान्य भाषा में साहित्यिकता के गुण होने के कारण उसका लक्ष्य प्रायः सौंदर्यानुभूति अथवा कभी-कभी चमत्कार भी होता है, जबकि प्रयोजन परक भाषा का लक्ष्य सेवा माध्यम होने के कारण वह केवल जीविकोपार्जन का साधन ही है। इस प्रकार से हमने सामान्य भाषा और प्रयोजन परक भाषा में अंतर देखा और प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध क्षेत्रों का अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे अगले वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।